फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 88 से प्रैक्टिस सेट नंबर 92 तक के सभी स्टैटिक प्रश्नों को। तो साथ ही दोस्तों, अगर इससे पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबों से निरंतर बना रहेगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जो भी स्टैटिक जी के पढ़ना चाहते हैं, जानने समझने में इच्छुक हैं, या फिर किसी भी दोस्तों का रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन है, तो उन सबों से जो है सो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 88। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा जो आज का वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 88। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। तो देखिए, अगर बात करेंगे प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती की स्थापना होगी 1997 में। ठीक है, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कौन सा सत्य है असत्य है, उनका आपको को व्याख्या देखना है। तो पहला है कि हिग्स बोसान की खोजने में भारत के 100 से अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। तो यह देखेंगे तो कथन आपका सही है। ठीक है, हिग्स बोसान की खोज में जो है सो भारत के 100 से अधिक वैज्ञानिक क्या थे? संलिप्त थे। दूसरे देखेंगे तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना शर्मा महाप्रयोग में शुरू में शामिल रहीं। तो यह भी देखेंगे तो आपका सही है। दूसरा है कि एफिल टावर से ज़्यादा भारी 8000 टन के चुंबक के हिस्से भारत में बने हैं। तो यह भी देखेंगे तो यह भी आपका सही ही है। तो प्रश्न से यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ऊपर जो भी निम्न कथन दिए गए हैं तीनों के तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ आपकी सूची 1 की कुछ शब्दावली हैं और दूसरे तरफ उनके फुल फॉर्म है। तो इनका आपको क्या करना है? सुमेल करना है। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट है आपका TIFR। तो देखिए, अगर TIFR की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, TIFR क्या हो जाएगा? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। CSIR की बात करेंगे तो CSIR क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IPR की बात करेंगे तो IPR आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। और CAIR हो जाएगा आपका सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, इस टाइप का ऑप्शन आपको देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिए, TIFR क्या हो जाएगा? तो टाटा काउंसिल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। CSIR हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। IPR हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। और CAIR हो जाएगा सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, बराक हुसैन ओबामा की अगर बात करेंगे तो यह जो है सो आपके संबंधित हो जाएंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, किस पार्टी से? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। साथ ही अगर लेबर पार्टी की बात करेंगे तो लेबर पार्टी जो है आपकी यूनाइटेड किंगडम की पार्टी हो जाएगी। साथ ही अगर रिपब्लिकन पार्टी की बात करेंगे तो यह भी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही पार्टी है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, दोनों आपकी USA की मुख्य पार्टियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। तो देखिए, इकबाल सम्मान जो है यह आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सम्मान का क्या नाम है? तो इकबाल सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ युद्ध विमान निर्माता कंपनी है और संबंधित देश हैं। देखते हैं, पहला है आपका लॉकहीड मार्टिन। तो देखिए, लॉकहीड मार्टिन जो है यह आपका USA से संबंधित कंपनी है, तो यह भी आपका सही है। दूसरा है डोसाल्ट एविएशन। तो डोसाल्ट एविएशन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका फ्रांस देश में बनाया जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा है RSA मिग। तो RSA मिग की बात करेंगे तो यह आपका रूस में बनता है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं साब। तो देखिए, साब जो है यह आपका जर्मनी में नहीं। ठीक है, साब आपका जो युद्धक विमान है इसका जो निर्माण होता है वो आपका स्वीडन में किया जाता है। एक स्वीडिश कंपनी के द्वारा जो है सो इसका निर्माण किया जाता है। तो सिक्स्थ से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साब जो है जर्मनी में नहीं, कहाँ पे? तो स्वीडन में इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो देखते हैं, कुछ ऑप्शन है आपके पास।
पहला है कालका शिमला रेलवे। तो देखिए कालका शिमला रेलवे हो, नीलगिरी पर्वत रेलवे हो या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हो, ठीक है। तो तीनों जो है आपका, तीनों जो कि आपके भारत की जो है सो देखेंगे तो एक तरह से माउंटेन रेलवे, जैसे कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वत जो कि साउथ में है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तो तीनों को जो है सो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये दोनों तो हैं ही। उसके बाद चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की बात करेंगे तो यही जो है सो आपका चेन्नई सेंट्रल स्टेशन को जो है सो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया। साथ ही अगर मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन की बात करेंगे तो यह आपका यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। कौन कौन सा है? तो कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। साथ में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तीनों से पूछे जाते हैं, तीनों रेलवे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक के तट गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि? तो देखिए बोल रहा है कि भारत में कुल क्या है कि 9 तटीय राज्य हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि आपका तट रेखा से लगा हुआ है। तो कुल कितने हो जाएंगे? 9 राज्य। और पूछा जा रहा है कि किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, ऐसा क्या है, मुख्य वजह क्या है इसकी? तो देखते हैं फर्स्ट है आपका कि गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था। यह कोई आपका जो है देखेंगे तो कोई लॉजिक नहीं होता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो देखेंगे तो यह ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तीसरा आगे देखते हैं कि कांडला पतन से नमक का निर्यात होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कांडला से ही नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात तट के निकट समुद्री तल की लवणता बहुत अधिक है। तो देखेंगे तो अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। ठीक है, क्या होगा कि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही है तो बताना है। पहला आपका कि ब्रज एलिडन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर व अंतरिक्ष यात्री थे। तो यह आपका सही है। दूसरा है कि चांद पर पैर रखने वाले ब्रज एलिडन दूसरे व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो सबसे पहले चांद पे आपका 1969 में जो है सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। और यहाँ पर बात हो रही दूसरे, तो दूसरे कौन हो जाएंगे? तो ब्रज एलिडन। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो 9th के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो देखिए रजिस्टर की अगर बात करेंगे तो रजिस्टर क्या होता है? एक प्रकार का देखेंगे तो ये आपका मेमोरी होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस एक तरह से बोल सकते हैं रजिस्टर को। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो अगर देखेंगे तो संचय की बात करें तो एक रजिस्टर का टाइप होता है, स्टैक पॉइंटर हो, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे देखिए बफर जो शब्द है यह आपका रजिस्टर से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर रजिस्टर नहीं होगा। तो 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहला आपका कि 1974 पोखरण में शांतिपूर्ण भूमिगत परमाणु परीक्षण, तो यह तो सही है। दूसरा 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुआ, तो यह भी सही है। फिर 1998 में पोखरण में शक्ति 98 नाम से 5 श्रृंखलाबद्ध भूमिगत प्रशिक्षण, तो यह भी आपका सही है। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 11th के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन गार्डन प्रोविनेंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो देखिए गार्डन प्रोविनेंस ऑफ साउथ अफ्रीका किसको बोला जाता है? तो देखिए गार्डन प्रोविनेंस ऑफ साउथ अफ्रीका जो है यह बोला जाता है नेटाल प्रांत को। ठीक है, नेटाल प्रांत जो है उसको गार्डन प्रोविनेंस ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते हैं। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो देखिए अगर कंट्री की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बे ऑफ बंगाल में से लंबा से है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ ऊपर से आपका म्यांमार कुछ इस टाइप से ऐसे पतला सा आता है। फिर यहाँ पे आपका जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इधर इंडोनेशिया यहाँ पे नीचे में इधर से है। तो अगर देखेंगे तो सबसे नज़दीक अगर कोई देश होगा तो वह होगा अंडमान निकोबार से म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो हो जाएगा वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निकटतम देश हो जाएगा, वहाँ से कर देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका देख लीजिए तो यह जो है सो आपका कहाँ पे है, देखेंगे तो ये जो आपका नीचे का पेनिसुलर इंडिया का जो क्षेत्र है, जो नीचे आपका कन्याकुमारी वाला है, तो वहाँ से आपका जो है सो श्रीलंका नज़दीक पड़ सकता है।
पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सो आपका इस साइड में पाकिस्तान यहाँ पे आता है, जो कि आपका गुजरात और राजस्थान से बाउंड्री शेयर करता है। साथ में आपका पंजाब हो, फिर जम्मू कश्मीर वगैरह से जो है सो बाउंड्री शेयर होता है, ये चीज़ है। कैपिटल अगर देखेंगे तो श्रीलंका का कैपिटल क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। म्यांमार का आपका हो जाएगा नई प्रताप। इंडोनेशिया का जकार्ता। और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो देखिए इन्फ्लुएंजा के बारे में देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है यह आपका एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है यह विषाणु जनित रोग है। और इस तरह के जो भी प्रश्न हैं आपके उनको जरूर देखिएगा, जैसे संक्रामक रोग जो हो गए, या फिर विषाणु से होने वाले रोग, या फिर आपके देखेंगे तो जीवाणु से होने वाले शैवाल, कवक, मतलब जो भी आपके डिजीजेज वगैरह हैं तो उनको देखना है। जैसे आपका पूछा गया था अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एनटीपीसी के एग्जाम में कि खसरा के बारे में, ठीक है, खसरा के बारे में पूछा गया था। अगर रिव्यू आप लोग देख रहे हो तो आप सबको पता होगा। पूछा गया कि खसरा जो रोग है यह आपका किसके द्वारा जो है सो होता है, तो यह क्या है, यह भी आपका एक विषाणु जनित रोग ही हो जाएगा। ठीक है, खसरा क्या हो जाएगा, एक विषाणु जनित रोग ही हो जाएगा। साथ में इन्फ्लुएंजा भी देखिएगा तो किससे होने वाला रोग है, तो विषाणु से। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि निम्न में से किस पर निषेध से संबंधित है। तो देखिए व्यापक परीक्षण निषेध संधि जो है यह आपका देखेंगे तो शस्त्रागारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षणों पर निषेध से संबंधित है। तो यहाँ से तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। तो देखिए नॉर्थ कोरिया की अगर बात करेंगे उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की जो स्थापना है यह आपका किया गया था किम दो सुंग के, ठीक है, किम दो सुंग के नेतृत्व में किया गया था। तो राइट आंसर होगा 16 से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 1971 से पहले की बात करेंगे तो 1971 से पहले आपका 1965 में जो है सो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। साथ ही अगर भारत चाइना की बात करेंगे तो 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान से देखेंगे तो आपका 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, आपका 47-48 में भी युद्ध कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो है सो कारगिल युद्ध हुआ। तो 1971 से पहले जो युद्ध था वह आपका था 1965 का। तो राइट आंसर क्या होगा 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है। तो मल्टीटास्किंग जो वर्ड है इससे ही आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा कि एक से ज़्यादा काम होना। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो एक से अधिक प्रक्रिया जो होता है उसको मल्टीटास्किंग सिस्टम बोला जाता है। तो 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ ही देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर ए है कि एक से अधिक उपयोगकर्ता, तो इसको आप मल्टी यूज़र बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर उसको बोला जा सकता है। और मल्टीटास्किंग में क्या होगा, एक से अधिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जो गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वह था आपका गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, गोवा मुक्ति आंदोलन। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। साथ ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। तो देखिए राजस्थान के अगर सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो वह जो होगा कौन सा, जयपुर, उसका कैपिटल सिटी। ठीक है, 20 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जयपुर क्या हो जाएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बोल सकते हैं। बाकी के 3 शहर हैं, तीनों जो है सो आपके राजस्थान के ही शहर हैं। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 88 कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 89। साथ में दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को लंबा बेवजह का स्ट्रेच नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो को लंबा कीजिए लंबा कीजिए, तो लंबा करने का बेवजह से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अगर देखते हैं तो कोई ऑप्शन ऐसा भी है जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि डिस्कस करने योग्य नहीं है। तो उन सभी ऑप्शन को मैं स्किप करके निकल जाता हूँ। और एग्ज़ाम टाइम में देखेंगे तो एक शॉर्ट 50 मिनट हो, घंटा हो, 1 घंटा 5 मिनट, इसके आसपास में अगर 5 सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ी देखेंगे तो एक बड़ा सा अचीवमेंट माना जा सकता है। क्योंकि देखिएगा तो आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। और जो बताने योग्य है मैं उसको ज़रूर शेयर कर देता हूँ आप सबों के साथ। तो वे वजह का लंबा खींचने का रिक्वेस्ट आप लोग मत किया कीजिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षाप्रास्त स्थल से वायु वाला प्रेक्षाप्रास्त है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा आकाश। ठीक है, आकाश क्या है, जो कि आपका जमीन से वायु में जो है सो आपकी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 1954 में स्थापित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1954 में स्थापित क्या था, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो यह कहाँ पे आपका स्थापित है, तो यह देखेंगे तो यह आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कब स्थापना हुई थी, तो 1954 में। कहाँ पे है, तो दिल्ली में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एक पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी पदार्थ पर जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपका लगने वाला त्वरण होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर। थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पुस्तक का क्या नाम है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके रामचंद्र गुहा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा। और देखेंगे तो आपका यह ग्रुप डी 18 का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पुस्तक का नाम है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड। पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उनके लॉन्ग फॉर्म को देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे BARC, तो BARC क्या हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पता ही है। दूसरा है आपका IGCAR, तो IGCAR की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। बार्क देख लिए थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। CAT की बात करेंगे तो CAT आपका क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और VECC क्या हो जाएगा, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका A के लिए सेकंड, B के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर A दिख रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, सही कूट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का जो रिपोर्ट था उसमें बताया गया कि भारत में जो 50% से अधिक निर्धन या गरीब लोग जो हैं किन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो देखिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ से जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और यही जो है सो आपका सही आंसर भी हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार हो, यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, चारों ऐसे राज्य हैं जो कि आपके भारत में जो है सो 50% से अधिक निर्धन इन्हीं राज्यों में निवास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि ALU, CPU और IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। तो देखिए ALU हो, CPU हो या IO हो, तीनों जो आपका शब्द है यह आपका कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर से आपका संबंधित है। तो सेवेंथ के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर ALU की बात करेंगे तो ALU आपका क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हो जाता है। और देखेंगे यह क्या होता है, तो यह आपका CPU का एक पार्ट होता है। ठीक है, CPU जो होता है उसका एक पार्ट होता है। साथ ही अगर CPU की बात करेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। IO की बात करेंगे तो IO आपका होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो तीनों जो शब्दावली है यह आपका कंप्यूटर से ही संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो देखिए संसार की जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी वह आपकी श्रीलंका की हो जाएगी। कई बार यह प्रश्न आया भी है, पूछा भी गया है कि संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की हो जाएगी, श्रीलंका की। क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था श्रीमावे भंडार नाइके। ठीक है, क्या नाम था, एस भंडार नाइके, एस भंडार नाइके, एस भंडार नाइके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि रूस की एजेंसी रॉसमॉसकॉस, ठीक है, क्या है, रूस की एजेंसी क्या नाम है, रॉसकॉसमॉस, और यूरोपीय स्पेस एजेंसी किस ग्रह पर अनुसंधान के लिए एक्सोमार्स प्रोजेक्ट चलाएगी। तो देखिए प्रश्न में ही आपका आंसर दिख रहा होगा आप सबों को, एक्सोमार्स प्रोजेक्ट
ठीक है, एक्सोमार्स प्रोजेक्ट चलाया जाएगा किसके द्वारा, तो रूस की एजेंसी के और आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो एक्सोमार्स दिख रहा है ये, तो आपका किससे संबंधित हो सकता है, तो यह जो है सो आपका मंगल ग्रह मार्स से संबंधित आपका प्रोजेक्ट है। तो 9th के लिए देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। तो देखिए संक्रामक बीमारी की जहाँ तक बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा एड्स की बात करेंगे तो यह तो आपकी संक्रामक बीमारी है। छोटी माता की बात करेंगे तो यह भी आपकी संक्रामक बीमारी है। गलसूगा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका संक्रामक बीमारी नहीं है। और परिसर्प साल की बात करें तो यह भी आपका संक्रामक बीमारी है। तो प्रश्न से देखिए तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिला है। इंदिरा गांधी की बात करेंगे इन्हें भी भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी की बात करेंगे तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 11th के लिए देखिएगा तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 4 सभी के सभी जो कि आपके नाम ऊपर हैं सबों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेल जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से देश की बात हो रही है, तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से। तो कौन सा रेलवे हो जाएगा, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे है यह आपका। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे मार्ग कह सकते हैं या फिर सबसे लंबी रेलवे मार्ग, सबसे लंबी जो है सो आपका रेलवे मार्ग इसको कहा जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को। अगर देखेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है सो यह आपका 9300 किलोमीटर के आसपास जो है सो इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और देखेंगे तो यह जो है सो आपका रसिया को जो है सो आपका किसे जोड़ता है, यूरोप की बहुत सारी कंट्री से जोड़ता है, जिसमें आपका जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया वगैरह हैं। तो कौन सा ट्रेन हो जाएगा आपका, तो वह आपका हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए अपना वन और अपना धन योजना जो है यह आपका यह देखेंगे तो यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है सो यह योजना प्रारंभ किया गया था। क्या नाम है, तो अपना वन और अपना धन। तो यह योजना जो है सो आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। तो 13th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। तो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने क्या एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखिए विंडी सिटी की अगर बात करेंगे तो विंडी सिटी जो है सो आपको किस शहर को बोला जाता है, तो शिकागो को। ठीक है, विंडी सिटी किसको बोला जाता है, शिकागो को। तो 15th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कौन सा गांव जो रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। तो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो यह आपका 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। यह आपका 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है। तो अगर उस गांव की बात करेंगे तो उस गांव का नाम है मुत्तूर। ठीक है, क्या नाम है, मुत्तूर नाम है उस गांव का। तो 16th के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है देखेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो देखिए ताशकंद घोषणा की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद आपका जो है सो ताशकंद समझौता किया गया था। कब, तो यह आपका 1966 में जो है सो ताशकंद समझौता हुआ था किसके बीच में, तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में। ठीक है, एक तरफ आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे और दूसरी तरफ अयूब खान हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर देखेंगे तो आपका रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन को जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण माना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान, और साथ साथ देखेंगे तो यह आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में भी सीमा का निर्धारण माना जाता है। तो 18th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर
देखिएगा अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे मेसन डिक्सन, तो इसको भी एक आध बार पूछा गया है। और यह जो है सो आपका देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ स्टेट्स को जो है सो एक दूसरे से डिवाइड करता है। एक तरह से देखेंगे तो अमेरिका का एक आपका इनर बाउंड्रीज को बोला जा सकता है मेसन डिक्सन रेखा को। और रेड क्लिफ रेखा जो कि आपका भारत पाकिस्तान साथ साथ भारत बांग्लादेश, भारत चाइना के बीच में आपका मैकमोहन रेखा का निर्धारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की प्यारी मोहन महापात्रा किस भारतीय राज्य की राजनीतिक नेता थे। तो देखिए अगर प्यारी मोहन महापात्रा की बात करेंगे तो यह हो जाएंगे आपके ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा से संबंधित एक राजनीतिक नेता हैं, ठीक है, ओडिशा राज्य से संबंधित है यहाँ आपके। तो 19 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो देखिए अगर नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके हो जाएंगे राजीव कुमार, ठीक है। कौन हो जाएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। साथ ही उपाध्यक्ष, साथ ही अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो वह आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और अगर सीईओ की बात होगी, सीईओ की, तो वह आपके हो जाएंगे अमिताभ कांत, ठीक है। कौन हो जाएंगे, अमिताभ कांत उसके सीईओ हो जाएंगे नीति आयोग के। और नीति आयोग के बारे में देखिएगा तो अगर इसका गठन की बात करेंगे तो यह आपका 1 जनवरी 2015 में जो है सो इसको लागू किया गया था। उसके पहले जो है सो नीति आयोग को आपका प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 90 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है। तो देखिए लता मंगेशकर सम्मान की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। लता मंगेशकर सम्मान किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो देखिए किसी भी पीसी में अगर कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है वह आपका सीपीयू ही हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी क्या होगा, सीपीयू ही जो है वह आपका कंप्यूटिंग करता है। मतलब कंप्यूटिंग करने का एक तरह से कह सकते हैं तो उसके पूरे वर्क का संचालन या फिर किसी भी कंप्यूटर का पूरे वर्क का देख रेख करना, तो इसीलिए इसको एक तरह से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटिंग करने का काम करता है। साथ ही अगर मदरबोर्ड की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका सीपीयू का ही एक पार्ट होता है जिस पे कि आपका सीपीयू का सारा आपका प्रोग्रामिंग वगैरह या फिर एक तरह से इसको कीट बोल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अगर कभी बनवाने गए होंगे या फिर आप लोगों के पास अगर सीपीयू वगैरह होगा तो उसमें एक आपका लंबा सा किट होता है, तो उसी को आपका मदरबोर्ड बोला जाता है। साथ ही अगर रैम की बात करेंगे तो रैम जो आपका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। बायोस आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है। रैम देखेंगे तो यह आपका एक प्रकार का टेम्पोररी मेमोरी है। और बायोस जो होता है यह देखेंगे तो एक अलार्मिंग का काम करता है आपके कंप्यूटर में। जब आप ऑन करते हैं तो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को एक तरह से रिबूट करना या जगाने का काम बायोस का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड की सुमेलित करना है सूची ए को सूची देव से। कुछ आपके जो है सो नाम है और संबंधित क्षेत्र हैं। तो देखते हैं अगर पहला बात करेंगे तो फर्स्ट है आपका पन्नालाल घोष। तो देखिए अगर बात करेंगे पन्नालाल घोष की तो यह जो है सो आपके संबंधित हो जाएंगे बांसुरी से। दूसरा अगर पालधर रघु की बात करेंगे तो पालधर रघु आपके मृदंग से संबंधित हो जाएंगे। लतीफ़ खां की बात करेंगे तो लतीफ़ खां आपके तबला से संबंधित हो जाएंगे। और एस बालचंद्रन आपके बीना से संबंधित हैं। तो फिर से देख लीजिए, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हो जाएंगे, पालधर रघु की बात करेंगे तो मृदंग वादक हो जाएंगे, लतीफ़ खां तबला वादक हो जाएंगे और एस बालचंद्रन वीणा वादक हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ क्या है। तो देखिए GIGO होता है इस तरह से आपका FIFO होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसको बोला जाता है। उसी टाइप से आपका GIGO है तो ये आपका क्या होता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसको बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, कूड़ा अंदर और कूड़ा बाहर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए कौन से दो भारतीय हो जाएंगे जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में जो है सो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वह आपके हो जाएंगे
फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटे रमन और एस चंद्रशेखर दोनों को जो है सो आपका फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि मिनी माता रोग का कारण क्या है। तो देखिए, अगर मिनी माता रोग की बात करेंगे तो मिनी माता रोग का जो कारण है, किसकी वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, तो यह आपका पारा। ठीक है, पारा की वजह से मिनी माता रोग होता है। तो 6 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो देखिए, खाद्य पुरस्कार की जो स्थापना है यह आपका किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इनको क्या बोला जाता है, तो हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। किसको, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। साथ ही अगर देखेंगे एम स्वामीनाथन की, तो इनको जो है सो आपका भारत में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। और सीधे अगर बिना भारत या फिर विश्व में अगर पूछा जाए तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग वहाँ पे आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर यूएनडीपी की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि यूनाइटेड नेशन की आपकी एक निकाय है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह भी आपका यूनाइटेड नेशन से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है। तो देखिए, ध्रुव के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो आपका एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर हो जाएगा। तो 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जो प्रथम बार युद्ध कब हुआ था, तो पहला युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ 1947-48 में। कब, तो 1947-48 में पहला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। तो देखिए, अगर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार की बात करेंगे जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत रत्न। 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। स्थापना की बात करेंगे तो 1954। भारत का जो है सो आपका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। परमवीर चक्र के बारे में देखेंगे तो ये आपका जो है सो सैन्य संबंधित पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा जगत का पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो देखिए, अगर इस अंतरिक्ष यान के नाम की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा सोनझाऊ 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेंझाऊ 8 जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, तो ये आपका चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना, तो क्या नाम हो जाएगा, सोनझाऊ 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह आपका 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही अगर 18 अप्रैल की बात करेंगे तो यह जो है सो देखेंगे तो यह आपका विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 18 अप्रैल क्या होता है, विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस के रूप में 18 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की सबसे अधिक ऊंचाई पर किस एयरपोर्ट की है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है। देखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित एयरपोर्ट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डाइचेंग येडिंग एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डाइचेंग येडिंग एयरपोर्ट, जो कि आपका चाइना का तिब्बत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में है। और यहाँ पर देखेंगे तो तिब्बती पठार की वजह से जो है सो काफ़ी ऊंचाई पर जो है सो यह आपका एयरपोर्ट है। और देखेंगे तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि दक्षिण सूडान की राजधानी है। देखिए, दक्षिण सूडान की राजधानी, कई बार यह प्रश्न आया है और देखा जाएगा तो यह देखिएगा तो बार बार यह प्रश्न क्यों आ रहा है, तो इसके पीछे एक रीजन कि दक्षिण सूडान जो है सो आपका अभी सबसे लेटेस्ट में जो है सो आपका देश बना है। ठीक है, तो दक्षिण सूडान के कैपिटल की बात करेंगे तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, जूबा उसका कैपिटल हो जाएगा। और साथ में सूबा इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूबा और सूबा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सूबा की बात करेंगे तो यह आपका फिजी का कैपिटल है। ठीक है, फिजी का कैपिटल हो जाएगा सूबा और दक्षिण सूडान का कैपिटल हो जाएगा जूबा। खार्तूम की बात करेंगे तो यह जो आपका पुराना सूडान था उसका कैपिटल है। साथ ही अगर
देखिए तो आपका सुबह होगी आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। देखते हैं। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका राजस्थान में है। सरिस्का की बात करेंगे तो यह भी आपका राजस्थान में है। सांभर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपका राजस्थान में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट हो या फिर राजाजी, तो यह आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। ठीक है। तो कौन से नेता थे जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था, तो उस नेता का क्या नाम हो जाएगा, तो वाल्मीकिर द ग्रेट। ठीक है। वाल्मीकिर द ग्रेट हो जाएगा राइट आंसर। 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी। यह देखेंगे तो यह आपका एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। ठीक है। एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो वह आपकी हो जाएंगी एलिजाबेथ बैकवेल। ठीक है। कौन हो जाएंगी, एलिजाबेथ बैकवेल। तो 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो पहला अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका यूनेस्को की सूची में नहीं शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए ही होने वाला है। देखिए यूनेस्को की जो भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, तो उनको देखना काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से क्या होता है कि आपका इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से आपके कौन से नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक आप में होगा बाकी का 3 नहीं होगा, तो उनको जो है सो आपको पिक करना पड़ेगा ऑप्शन को। तो उसके लिए क्या है कि आप भारत रत्न की भी जो लिस्ट हैं या फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट हैं या फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, तो उन सभी लिस्ट को आप लोग जरूर जो है सो एक बार रिकॉल करते रहिएगा। उसको याद करने का प्रयास मत कीजिए, याद नहीं होगा। उसको करना यही है कि आपको 2 से 3 बार देखते रहना है और थोड़ा सा उसको कंसेप्चुअली तरीके से जो है सो उसको मैप में देखिएगा, तो काफ़ी आसानी से आपका याद हो जाएगा। और इमेजिनेशन के साथ उसको पढ़िए, आसानी से याद रहेगा और लंबे समय तक के लिए स्मरण रहेगा आप सबों को। तो अगर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो यह आपका यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। बाकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ही, ताजमहल की बात करें तो यह भी है आपका, और सूर्य मंदिर, तीनों के तीनों बाकी ऑप्शन आपके विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का पहला विदेश भवन निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भारत का पहला विदेश भवन जो है यह आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। महाराष्ट्र में भारत का पहला विदेश भवन स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ से 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में है। तो देखिए एसआर स्टील लिमिटेड जो है, जो कि हजीरा कहाँ पे है, तो यह है आपका गुजरात में। ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे तो यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 91 होने वाला है। साथ ही दोस्तों एक वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं, पहला है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ईसीजी सुदर्शन। ठीक है। ईसीजी सुदर्शन जो है यह आपके, ठीक है, व्यक्ति इसी एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ प्रतिष्ठा का क्षेत्र। तो देखिए अगर ईसीजी सुदर्शन की बात करेंगे तो यह आपके संबंधित हो जाएंगे भौतिक शोध के क्षेत्र से। ठीक है। भौतिक शोध के क्षेत्र से। वी शांता की बात करेंगे तो यह आपके कैंसर उपचार से संबंधित हैं। टीएन कृष्णन की बात करेंगे तो यह आपके वायलिन वादक हैं। महेश दत्तानी की बात करेंगे तो महेश दत्तानी आपके कौन से क्या हो जाएंगे, तो यह आपके रंगशाला से। ठीक है। महेश दत्तानी जो है यह आपके थिएटर से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। थिएटर से संबंधित हो जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फर्स्ट के लिए राइट कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। ईसीजी सुदर्शन आपके भौतिक शोध से, वी शांता कैंसर उपचार, टीएन कृष्णन वायलिन और महेश दत्तानी रंगशाला से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए दास कैपिटल है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। यह जो है सो आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सा है। तो देखिए
जो कंप्यूटर होता है किसी भी तरह की स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस टाइप के कंप्यूटर क्या बोलते हैं, एनालॉग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। तो थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की पेंटावेलेंट टीका का संबंध में कथन सत्य है। तो देखते हैं, तो पेंटावेलेंट टीका है उसके संबंध में कुछ कथन है। तो पहला कथन की बात करेंगे, पहला कथन है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी से बचाव संभव हो सकेगा। तो यह तो आपका कथन सही है। दूसरा है कि एक टीका नवजातों के जन्म के छठे, 9वें और 14वें हफ्ते में लगाया जाता है यह टीका। तो यह भी जो है सो आपका सही है। तो फोर्थ से देखेंगे तो 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। देखिए, कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली हो जाएगी। साथ ही अगर तमिलनाडु से देखेंगे तो तमिलनाडु का आपका नृत्य शैली कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय रूप, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल जो है सो आपका कथकली हो जाएगा। साथ ही अगर कर्नाटक से देखें तो कर्नाटक से भी एक नृत्य कई बार पूछा जाता है, काफ़ी फेमस है, यक्षगान। ठीक है, क्या है, यक्षगान। तो यक्षगान की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका कर्नाटक का एक नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवन कलिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अगर एबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो एबेल पुरस्कार जो है यह आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एबेल पुरस्कार जो है यह आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह आपका नॉर्वे के द्वारा, ठीक है, किस देश के द्वारा, तो नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। और कब से, तो 2001 में जो है सो इसकी स्थापना हुई थी। क्या नाम है, एबेल पुरस्कार। एक तरह से देखेंगे तो गणित का जो है सो नोबेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गणित का नोबेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित धार्मिक समूहों को भारत में उनकी जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, किस क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जिनकी जनसंख्या कम है उनको सबसे पहले आपको मेंशन करना है। पहले देखेंगे तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है ए वाला जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में आपका फोर्थ है, मतलब सबसे कम जनसंख्या जैन की है। उसके बाद अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म की हो जाएगी, फिर आपकी सिख धर्म की, फिर आपकी ईसाई और मुसलमान उसके बाद हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है सो आपका कौन सा हो जाएगा, हिंदू हो जाएंगे सबसे ज़्यादा। तो 7 से देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के प्रश्न जो है सो आपको अगर बेसिक आइडिया वगैरह भी होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी की नियुक्ति कहाँ किया गया है। तो देखिए, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी जो है इनकी नियुक्ति कहाँ पे की गई, तो इनकी नियुक्ति की गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए हैं। तो 8th के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है। तो देखिए, बीजिंग ओलंपिक में जो है सो आपका एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है, तो उनका नाम आपका हो जाएगा यूके के माइकल फेलिप्स। ठीक है, कौन हो जाएंगे, माइकल फेलिप्स हो जाएंगे। ठीक है, माइकल फेलिप्स हो जाएंगे। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि पीटर बुक पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। देखते हैं, तो पीटर बुक पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसका प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था, तो यह तो आपका सही है। दूसरा है कि इस पुरस्कार को बीबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष बाल लेखन हेतु दिया जाता है, तो यह भी आपका जो है सो सही हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10th के लिए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथम प्रचलित थी। ठीक है, प्रथम नहीं, प्रथा हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन समय में मुर्गी को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे। तो देखिए, तो लड़ने वाले जो मुर्गे होते थे वह आपके असील प्रजाति के होते थे। ठीक है, किस प्रजाति के होते थे, तो असील प्रजाति के होते थे। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। देखते हैं, तो पहला है आपका मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, जो कि आपका कहाँ पे है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो यह आपका एक प्रकार का ज्योतिर्लिंग मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह भी आपका गुजरात में है, यह भी आपका ज्योतिर्लिंग मंदिर है, शिव जी को समर्पित है। केदारनाथ की बात करें तो यह भी आपका उत्तराखंड में एक आपका ज्योतिर्लिंग मंदिर है, शिव को समर्पित। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा पशु काजीरंगा पार्क का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तो देखिए, काजीरंगा पार्क जो कि कहाँ पे है, असम में है, और यह आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सी दूरसंचार कंपनी का दिल्ली में फुटप्रिंट नहीं हुआ है, तो वह कौन सी कंपनी हो जाएगी, तो कंपनी आपकी हो जाएगी BSNL। ठीक है, कौन सी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो 14th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार और दूसरी तरफ भाषा है। पहले हैं आपके वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। तो देखिए, अगर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की बात करें तो यह आपके असमिया भाषा से संबंधित है, जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साथ ही आपके रहमान राही की बात करें तो यह आपकी कश्मीरी भाषा से संबंधित है। विंदा करदिंकर की बात करेंगे तो यह आपके मराठी भाषा से संबंधित हो जाएंगे। और महाश्वेता देवी की बात करें तो ये आपकी बंगाली से संबंधित हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में गणतंत्र दिवस पैरेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की मतलब 26 जनवरी में जो है सो आपके पहले कौन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको आमंत्रित किया गया। तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बराक ओबामा। तो 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। तो देखिए, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या हो जाएगी, तो वह आपका हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। ठीक है, प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो 17 के लिए राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताएं जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं किस मुद्दे पे, तो भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर की सदस्यता के आयोग की जो है सो अध्यक्षता की थी। तो उनका क्या नाम हो जाएगा, उनका नाम है उपमन्यु हजारिका। ठीक है, उपमन्यु हजारिका। तो 18th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 1949 में भारत का हिस्सा बना। ठीक है, तो 1949 में भारत का हिस्सा कौन सा राज्य बना, तो त्रिपुरा जो है सो 1949 में भारत का हिस्सा बना। साथ ही सिक्किम की बात करेंगे तो ये आपका 1975 में भारत का हिस्सा बना। मेघालय को देखेंगे तो यह जो है सो आपका 1972 में असम से जो है सो इसको काट के दूसरा राज्य बनाया गया। ठीक है, असम से को छोटा करके जो है सो मतलब उससे ही मेघालय को बनाया गया है। मणिपुर की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1947 में भारत का राज्य बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 विषम चुनना है, कोकीन, कैफीन, निकोटीन और हीरोइन। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका कैफीन जो हो जाएगा सभी में विषम है। तो 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का जो है सो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 92। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 92। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो देखते हैं, लास्ट प्रैक्टिस सेट है हम लोग का। इस आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो देखिए, नर्व सेंटर की बात करेंगे, कई बार आया भी है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को आपका नर्व सेंटर बोलते हैं। और कंट्रोल यूनिट देखेंगे तो बेसिकली आपका कंप्यूटर का ही पार्ट होता, सॉरी, CPU का पार्ट होता है। तो CPU जो है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, नर्व उसी चीज़ से संबंधित है। तो CPU में बेसिकली 3 पार्ट होता है, एक आपका ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा CU होता है, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आपका होता है कैशे, जो कि आपका एक स्टोरेज के रूप में आपका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अगर सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शब्द हम लोग कई बार सुनते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको आसानी से आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्या है कि सॉफ्टवेयर उसको बोला जा सकता है जिसको कि हम लोग छू नहीं सकते हैं।
एकदम नॉर्मल पहले भाषा में समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम लोग कभी छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे अगर मॉनिटर है कंप्यूटर का तो उसको हम लोग छूते हैं तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। प्रिंटर की बात करेंगे, स्कैनर की बात करेंगे, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, जो भी ये आपके एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। साथ ही अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, MS एक्सेल हो जाएगा आपका, साथ में अगर देखेंगे तो MS एक्सेस हो जाता है, MS वर्ड है, PPT है, टाइपिंग मास्टर है। तो मतलब बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करवाते हैं वेरियस फैसिलिटीज़। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में यही बेसिक डिफरेंस होता है। अगर एक शब्द में कहेंगे तो हार्डवेयर वो है जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है आपका कि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक है। तो यह तो देखेंगे तो यह आपका सही है कि नगर में जो जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है, ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू आपका गांव से। ठीक है, गांव के दरमियान में देखेंगे तो आपका नगर में ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होती है। साथ ही दूसरा क्या है कि प्रवास करने वाले लोग अधिकांश ग्रामीण होते हैं। देखिए, जो भी लोग आपके शहर में प्रवास करते हैं वह क्या होते हैं, अधिकांश गांव से ही लोग क्या होते हैं, शहर की तरफ स्थानांतरण होते हैं। किसके लिए, तो एक तरह से देखेंगे तो आपके रोजगार या फिर शिक्षा को लेके जो है सो गाँव से निकल के शहर में प्रवास करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका दूसरा भी सही है। तो देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकंड के लिए सी होगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपके कुछ बुक्स हैं और दूसरे तरफ संबंधित लेखक है, देख लेते हैं। पहला आपका इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेंगे तो यह आपका अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। रन एंड रूइंस की बात करेंगे तो सुनील गावस्कर की पुस्तक हो जाएगी। यंग इंडिया जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। न्यू इंडिया की बात करें तो यह आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। तो थर्ड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि दर के आधार पर है। तो पहले देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप के बारे के बाद बात करेंगे, एक मिनट, लक्षद्वीप के बाद बात करेंगे दूसरे राज्य की। तो दूसरा राज्य आपका लक्षद्वीप के बाद होगा गोवा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा चंडीगढ़ और फिर हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में पौंडीचेरी। ठीक है, तो सबसे पहले 4, फिर आपका 1, फिर आपका 2 और फिर 3। तो राइट आंसर होगा फोर्थ के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है, क्या है, तो यह जो है सो आपका कालंद गति है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कालंद गति। और MHZ क्या होता है, तो इसको मेगा हर्ज बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, मेगा हर्ज बोला जाता है। और यह एक तरह से देखेंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिनसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पीछे के भी वीडियो में आपको यह प्रश्न देखने को मिला होगा। तो कौन से आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और खाद्य और अनाज क्रांति से संबंधित है, तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर नॉर्मन वेरलॉग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन वेरलॉग, हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। देखते हैं, पहला है आपका कि लेनिन रूस के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्र निर्माता थे। ठीक है, तो यह तो आपका सही हो जाए कि लेनिन जो थे कौन थे, रूस के क्रांतिकारी नेता और राष्ट्र निर्माता के तौर में जाने जाते हैं। लेनिनवाद है, इनके कई आदर्शों को जो है सो आज भी बहुत सारे देश के लोग फॉलो करते हैं। साथ ही दूसरा कि लियो टॉल्स्टॉय रूस के महान साहित्यकार थे। तो यह भी देखेंगे तो यह भी सही है। तीसरा, विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यह भी आपका सही है। तो सेवंथ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए, मतलब एस्ट्रोनॉमिक्स के लिए जो है सो भारत में जन्मे कौन से वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, तो हो जाएंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक, कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अमूल के संस्थापक हैं कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि डॉक्टर जिवागो के लेखक कौन है। तो देखिए डॉक्टर जिवागो के लेखक की बात करेंगे तो आपके हो जाएंगे बोरिस पास्टरनेक। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बोरिस पास्टरनेक। तो 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। तो देखिए उड़ीसा में जो पुरी है, तो पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है, तो यह जो है सो आपका भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है और काफ़ी भव्य रथ यात्रा जो है सो आपकी मानी जाती है। उड़ीसा में जो है सो आपका एक बहुत बड़ा उत्सव के तौर पर यह मनाया जाता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 सुमेलित करना है। पहला है सबसे भारी धातु। देखिए अगर सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ओस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिथियम। सबसे कठोर धातु की बात करेंगे तो सबसे कठोर धातु हो जाएगा हीरा। और तरल पदार्थ की बात करेंगे तो पारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा तरल पदार्थ, तो तरल धातु, तो तरल धातु हो जाएगा पारा। साथ ही अगर तरल अधातु की बात होगी तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तरल धातु कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। तो राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपका ए के लिए होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो राइट आंसर होगा 12th के लिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु आपका हो जाएगा लिथियम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा और तरल धातु हो जाएगा आपका पारा मरकरी। और तरल अधातु की बात करेंगे तो तरल अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि गुरु केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। ठीक है, गुरु केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे, तो वह जो है सो आपके ओडिसी में। ठीक है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के निपुण नृत्यांगना है, नृत्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। साथ ही अगर लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगी, मीरा कुमार। ठीक है, कौन हो जाएंगी, मीरा कुमार हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। ठीक है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका मुख्यालय की बात करें तो आपका बैंकॉक में। ठीक है, कहाँ पे, बैंकॉक में स्थित हो जाए। तो 15th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 23 जनवरी 2020 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में क्रमांक डैश पर डाल दिया है। तो इसको डाल दिया है आपका 80वें नंबर पे। ठीक है, किस नंबर पे, तो 80वें नंबर पे डाला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो पहला अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएंगे, थॉमस एडिसन हो जाएंगे, विराट कोहली। तो देखिए यही आपका दिख रहा है, बाकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो बाकी के जो तीनों नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, थॉमस अल्वा एडिसन हो या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो तीनों जो है सो आपका वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। साथ ही आपके विराट कोहली की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके क्या हो जाएंगे, क्रिकेटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 की पार्क्स ऑब्जेक्ट्री कहाँ स्थित है। तो देखिए पार्क्स ऑब्जेक्ट्री जो है यह आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पार्क्स ऑब्जेक्ट्री कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। और एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है। तो 18th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो भारत इंटरनेशनल योगा डे जो है यह आपका मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। साथ ही अगर 21 मार्च की बात करेंगे तो 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अगर 21 सितंबर की बात करेंगे तो 21 सितंबर को जो है सो आपका विश्व शांति दिवस। ठीक है, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो देखिए अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। तो 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 88 से 92 तक के सभी क्वेश्चंस को देखा है। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।